दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच 26 दिसंबर को दोपहर 1:30 से वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो इस पिच पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। इस ग्राउंड पर जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, जो पिछला मुकाबला यहाँ पर खेला गया था, ठीक, वहाँ पर क्या रहा था, इंडिया ने 314 रन का स्कोर किया था, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन थी। और सेकंड इनिंग में जो है वेस्ट इंडीज 103 पर ऑल टीम आउट हो गई थी, ठीक है ना। ठीक, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा क्या है, यहाँ पर ड्यू फैक्टर रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक, देखा आपने जैसे पिछले वाले मुकाबले में देखा हो कि वेस्ट इंडीज सेकेंड इनिंग में जल्दी से क्या हो गई थी, ऑल टीम आउट हो गई थी। क्यों? उसका एक रीज़न था कि ये पिच थोड़ी सी हार्ड थी और ड्यू फैक्टर का उतना असर नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोच के मत चलिएगा कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो हमेशा से मतलब बहुत जल्दी आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ स्कोर चेंज भी हो सकता है, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। जो बात करें अगर हम बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर बॉलिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी, ठीक। तो आप बॉलर का सिलेक्शन थोड़ा सा देख कर कीजिएगा, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू रिकॉर्ड की। तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल एक ही वनडे मैच खेला गया था, वो भी पिछला वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको 2 या 3 या 10 5 मुकाबले वाला रिकॉर्ड मिल रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि वडोदरा गुजरात में ही 2-3 स्टेडियम है, ठीक है ना। और वो एक्चुअल जो स्टेडियम, इसमें ये पहला ही वनडे मैच जो है, फर्स्ट वाला जो वनडे मैच था वही इस ग्राउंड का पहला वनडे मैच था, ठीक है। उसके अतिरिक्त इस ग्राउंड पर अभी तक कोई मैच नहीं खेला गया है। तो फर्स्ट वाले वनडे मैच में एक ही वनडे मैच हुआ है जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही मुकाबला जीता है, एवरेज स्कोर 314 का रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जब टीम बनाइएगा तो आप क्या करना कि मैं आपको हमेशा बताते भी रहता हूं कि भाई कौन टीम मुकाबला जीतेगी। कई फैक्टर काम करते हैं कि भाई टीम में प्लेयर्स का फॉर्म क्या चल रहा है और बॉलर्स का फॉर्म क्या चल रहा है, अपोजिशन के बैट्समैन और उनके बॉलरों का फॉर्म क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें रहती हैं, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले रहते हैं या इस ग्राउंड पर किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है। जैसा विकेट के जैसे ड्यू फैक्टर रहेगा, तो जो टीम सेकेंड इनिंग में क्या करती है, चेज करती है, उसके जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। लेकिन पिछले वाले मुकाबले में जस्ट इसका उलट हुआ था, ठीक है ना। तो आप इस वाले फैक्टर के बेस पर भी टीम बनाइएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे वो भी ये मुकाबला जीत सकती है। ऐसा नहीं कि पिछला मुकाबला जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की वही जीती तो ये वाले मुकाबले को भी वही जीतेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैच की। तो इस ग्राउंड पर केवल एक ही मुकाबला खेला गया है, तो इसी के बेस पर हम टीम भी बनाएंगे, ठीक है ना। ये मुकाबला क्या खेला गया था, परसों ही खेला गया था, 22 तारीख को खेला गया था। और इंडिया ने 314 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे, 9, और वेस्ट इंडीज 103 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी, ठीक है ना। एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ चाहे मुकाबला बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड कोई भी टीम जीते, लेकिन इस ग्राउंड पर विकेट तो गिरते हैं, ये चीज़ क्लियर है, ठीक। और दूसरा, इस वाले मुकाबले में जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने 300 का स्कोर बनाया, तो इस वाले मैच में भी 300 बने, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा टोटल बन सकता है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। और यहाँ पर तो चेज नहीं कर पाई, एक मुकाबला ऐसा हो सकता है जहाँ पर सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज करने के लिए जाए वो जो है चेज ना कर पाए, ठीक है ना। और दूसरा मुकाबला ऐसा हो सकता है जहां पर टीम चेस कर सकती है। मैं आपको ऊपर भी बताया कि भाई उस टीम के प्लेयर किस फॉर्म में है, ये भी डिपेंड करता है कि वो टीम चेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में है वो भी एक फैक्टर रहता है। जैसे इंडिया के तो जो टॉप 6 के बल्लेबाज हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे फॉर्म में है। और वेस्ट इंडीज़ का जो है एक हाईली मैथ्यूज भी ठीक ठाक टच में है, और उसके बाद डेंडा डॉटिन वही क्या है, ठीक ठाक फॉर्म में है। और बाकी जो बल्लेबाज हैं उन पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए थोड़ा सा वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, उसके लिए मैच थोड़ा सा टफ रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार जाएगी, लेकिन हाँ टफ निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है। तो हम पहले इस वाले मैच के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस समय क्या सिचुएशन रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप टीम सेट करके चलेंगे, ठीक है, कुछ चेंजेस करके, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या बन सकता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके लिए बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, और बॉलिंग सेक्शन में एक पेसर तो 7 जो है स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होंगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हम
अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी, इंडिया वुमेन्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो इंडिया की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, और नंबर 3 पर आती हैं हरलीन देओल। तीनों की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। तो बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप हरमनप्रीत कौर, प्रतिका रावल और नंबर 3 पर हरलीन देओल तीनों के साथ जा सकते हैं, या किसी मैच में आप टॉप ऑर्डर में से एक, उसके बाद आप नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं, या 2 ओपनर या नंबर 3 को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। एक नंबर 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, लेकिन तीनों की फॉर्म अच्छी चल रही है। जस्ट इसके उलट वेस्ट इंडीज़ के जो पेसर बॉलर हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे डेंडर डॉटिन है, वो जो है थोड़ा सा क्या करती हैं, विकेट लेती हैं, ठीक है। तो ये इस फैक्टर को आप दिमाग में रखकर चलिएगा, ठीक। और उसके बाद नंबर 4 पर आती हैं हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पर ऋचा घोष, और नंबर 6 पर आती हैं कौन, जमाइमा रॉड्रिक्स। तो जमाइमा रॉड्रिक्स कभी ऊपर और नीचे इनका नंबर होते रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और जमाइमा रॉड्रिक्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हरमनप्रीत कौर की भी अच्छी फॉर्म है, ऋचा घोष विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और जमाइमा रॉड्रिक्स भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। तो आप क्या करना, किसी मैच में इंडिया के 6 बल्लेबाजी फॉर्म में है, ठीक है, तो उसमें क्या करना, किसी मैच में आप स्मृति मंदाना 1 2 3 में से केवल 2 प्लेयर को पिक करना, उसके बाद 4 5 6 में से 2 प्लेयर को, ठीक है ना। आप चाहे तो ऋचा घोष, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज है, उसको आप मैक्सिमम मैचों में पकड़ के भी चल सकते हैं, ठीक है। और किसी मैच में जमाइमा रॉड्रिक्स को, तो किसी मैच में आप हरलीन देओल को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। और किसी में चाहना, अगर रिस्क लेंगे तो स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल में से एक को आपको ड्रॉप निश्चित करके चलना होगा, ठीक। क्लियर होगी बात। अब इंडिया ही बॉलिंग सेकंड कराएगी, यहाँ पर पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहा है, तो ऐसे में हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से पी मिश्रा, ठीक है ना, वो स्पिन अच्छा करा रही हैं और फॉर्म भी अच्छी है। बॉलिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे कौन, पेसर में समायमा ठाकुर है, रेणुका सिंह हैं, ठीक, और तितास संधू हैं। तो ये तीनों की बॉलर की फॉर्म की बात करूँ तो रेणुका ठाकुर की फॉर्म अच्छी है, रेणुका सिंह की फॉर्म अच्छी है, और तितास संधू की फॉर्म अच्छी है। तो 2 के साथ आप जा सकते हैं, किसी मैच में आप समायमा ठाकुर को भी पिक करके चल सकते हैं। अब बात आती है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अगर मैं बात करूँ, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ओपनर आती हैं, उनकी तरफ से डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, हाइली मैथ्यूज़, डेंडर डॉटिन, 2 प्लेयर, इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक। उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से किसी की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो ये क्वेना जोसेफ हों, रास्ता विलियम्स हों, डेंडर डॉटिन की अच्छी फॉर्म है, और सिमाइने कैपेबल। अगर रिस्क लेंगे तो एक विकेट कीपर ऑप्शन में आपको ये मिलेंगी, और उसके बाद अलाइने जो है, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट और कभी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेती हैं। तो इनकी तरफ से खास कोई फॉर्म में नहीं है। और बॉलिंग में भी इनकी तरफ से अगर बात करेंगे तो ज़्यादा जेम्स और ए फ्लैचर, ये 2 ही एक जो है ठीक ठाक से बॉलर हैं। तो इन दोनों में से एक ही कम से कम अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए थोड़ा सा दिक्कत इस वाले मैच में फिर से होगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। लेकिन एक क्वेना जोसेफ जो है एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। हाइली मैथ्यूज़, क्वेना जोसेफ एक रिस्की प्लेयर, ठीक है, डेंडर डॉटिन और कैपेबल, ठीक है। तो इन 3-4 प्लेयरों में से आप 2 प्लेयरों पर फोकस करके विशेष करके फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। तो और वेस्ट इंडीज़ ही सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर की बात करूँ तो उनकी तरफ से पेसर में डेंडर डॉटिन है, एलाइने जो हैं 2, ये जो है एक पेसर बॉलर का काम करते हैं, ठीक। और ख़ास तौर पर उनके जो अन्य पेसर हैं वो कोई खास इनकी फॉर्म चल नहीं रही है, ठीक। और स्पिनर के तौर पर मतलब आप ए फ्लैशर के साथ जरूर जाइएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। और सेकेंड इनिंग में क्या है कि अब मैंने आपको बताया कि कौन टीम बैटिंग सेकंड कर रही है। अगर वेस्ट इंडीज़ करेगी तो वेस्ट इंडीज़ को दिक्कत निश्चित तौर पर होगी, ठीक है। इंडिया अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो इंडिया चेज भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये इस बात को ध्यान में रखकर आप टीम को बनाइएगा, ठीक। अगर इंडिया चेज करने जाएगी तब आप क्या करना, आपको पता है कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग पर थोड़ा टफ कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के भी 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, या 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और अगर वेस्ट इंडीज़ करेगी तो फिर आपको हाइली मैथ्यूज़
और फिर डेंडर डॉटिन 2 प्लेयरों के साथ जाना होगा और कैपेबल एक रिस्की प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। बॉलिंग सेक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई सेकंड इनिंग में किस प्रकार करना है। अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो आप पेसर को भी पिक करना और स्पिनर को भी, ठीक है ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ करेगी तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने आप 5 विकेट 7 विकेट स्पिनर ने लिए हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक आध स्पिनर को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, जो विकेट देखिए दोस्तों, मैच ऐसे भी प्लेयरों को पिक करना पड़ता है जो आपको लगता है कि उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर ये प्लेयर भी इस वाले मैच में कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में वेस्ट इंडीज़ के खास तौर पर वो जो बॉलिंग प्लेयर हैं उन पर विशेष फोकस करके चलना। ठीक है ना, एक आध प्लेयर रिस्की के एज ए रिस्की प्लेयर आप निश्चित तौर पर लेना। ठीक है ना, ठीक, तो ये हमेशा की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक, क्योंकि एक मैच में तो वो परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे। ठीक हो गया। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में आप इंडियन बैट्समैन को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं और इंडिया के बॉलर्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हाईली मैथ्यूज रहती हैं हमेशा। डेंडर डॉटिन का भी एक नाम हो सकता है रिस्की, और ए फ्लैचर वो भी एक रिस्की वाइस कैप्टनसी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद रह रही है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से तो चाहे आप पी मिश्रा हो, लेग स्पिनर है, ठीक, और रेणुका ठाकुर हो पेसर के तौर पर, क्योंकि सेकंड में यहाँ पर पेसर को पीछे मदद है। आप ये भी देख लेना कि भाई इंडिया किस इनिंग में क्या करा रही है, बॉलिंग करा रही है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी आप चाहे तो उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, नो डाउट। और इंडिया की तरफ से तो आप बैट्समैन चाहे हरमनप्रीत कौर हो, हरलीन देओल हो, ये जो है, या स्मृति मंदाना हो, ये ऑब्वियस जो है वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर इंडिया की तरफ से मिलेंगी स्मृति मंदाना, करंट की फॉर्म लाजवाब है, वाइस कैप्टनसी की भी एक प्रमुख चॉइस रहेंगी। ठीक, उसके बाद प्रतिका रावल की बात करें तो 40/12, ये तो इस वाले प्लेयर को आप किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चलना। चाहे स्मृति मंदाना हो, कोई मैच जो है 3-4 मैचेस अच्छे जाते हैं तो एक मैच बुरा निश्चित तौर पर रहता है। हरलीन देओल की भी करंट की फॉर्म जबरदस्त है, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आती हैं, एक की प्लेयर रहेंगी। ठीक है, एक अच्छी पिक रहेंगी। हरमनप्रीत कौर की बात करूँ तो हरमनप्रीत कौर की भी करंट की फॉर्म ठीक है, अच्छी है, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक, ऋचा घोष की बात करें तो ऋचा घोष की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, साथ में विकेट कीपर के भी पॉइंट मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक अच्छी पिक रहेंगी। नंबर 6 पर मिलेंगी हमको जमाइमा रॉड्रिक्स, करंट की फॉर्म इनकी भी लाजवाब है। ठीक है, जब आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करेंगे तो जमाइमा रॉड्रिक्स को पिक करके जरूर चलिएगा। दीप्ति शर्मा, ठीक है, एज ए ऑलराउंडर प्लेयर ये हमारे लिए कीमती हो सकती है, लेकिन इनकी करंट में बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो, दोनों से फॉर्म इनकी कोई खास नहीं है। समयमा ठाकुर ने पिछले 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं लिया है, उससे पहले भी इनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी। एज अ रिस्की प्लेयर इस प्लेयर को समयमा ठाकुर को पिक करके जरूर चलिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगी तितास संधू, करंट की फॉर्म लगभग लगभग हर मैच में लगभग एक एक विकेट के साथ आ रही है, और बॉलर को पेसर को पीछे मदद रहती है, तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करना। रेणुका सिंह ठाकुर की करंट की फॉर्म अच्छी है, इस प्लेयर को आप पिक भी करना, वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हैं। प्रिया मिश्रा नंबर 11 पर लेग स्पिनर है, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ये भी वाइस कैप्टनसी की एक रिस्की चॉइस निश्चित तौर पर रहेंगी, और प्लेयर तो लाजवाब हैं ही। करंट की फॉर्म भी प्रिया मिश्रा की अच्छी है। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो देखिए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे हाईली मैथ्यूज़। ठीक, बॉलिंग से देखिए 0 रन 2 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 85 रन 2 विकेट, 1 रन 0 विकेट, ये पिछले 4 मैचेस का इनका प्रदर्शन है। ठीक है, किसी भी मैच में फॉर्म में आ सकती हैं और निश्चित तौर पर आपके लिए एक अच्छी पिक रह सकती हैं। ठीक है, क्विना जोसेफ की बात करूँ 0, 11, 38, 49 और 12 प्लेयर ठीक है, क्विना जोसेफ भी ऐसी बात नहीं है। आप किसी मैच पर ट्राई निश्चित तौर पर क्विना जोसेफ को करिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगी राजदास विलियम्स, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, करंट की फॉर्म बेकार है इनकी। ठीक है ना, अब इस मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है। डेंडर डॉटिन हमारे लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी पिक बन सकती है इस वाले मैच में भी। ठीक है, करंट की फॉर्म अच्छी है। ठीक, उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी एस कैपेबल, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 25-30 रन का स्कोर कर दें विकेट कीपर पॉइंट के, अगर इनको विकेट मिल गए तो निश्चित तौर पर की प्लेयर रहेंगी, ड्रीम टीम में आएंगी, निश्चित तौर पर आ सकने की संभावना मैक्सिमम है। अराय की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट, साथ पर ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेती हैं, और विकेट देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। ठीक है, और जैसे यहाँ पर विकेट है, अगर एक ड्रीम टीम की प्लेयर में एज ए प्लेयर को अगर मैं देखूं, वैसे ड्रीम टीम की अगर लो टोटल वाले मुकाबले हों तो वहाँ पर किसी मैच में आप इनको पिक करके जरूर चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी साबिका गजनवी, तो करंट की फॉर्म इनकी थोड़ा सा लो ही है। ज़्यादा जेम्स की बात करूँ, पिछले मैच में 5 विकेट, उससे पहले 0-0 से ही इनका हाल चल रहा था।
उसके बाद बात करेंगे ए फ्लैचर की, तो देखिए लेग स्पिन है और बल्लेबाज भी हल्की फुल्की कर ही लेती हैं निश्चित तौर पर, लेकिन बॉलिंग से देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। लेग स्पिनर है, पेस स्पिनर को पीछे मदद है, तो वहाँ पर एक की प्लेयर का काम, ये ऐसे प्लेयर ए फ्लेचर हों, जेदा जेम्स हों, किसी मैच में एक चमत्कारिक वाला प्रदर्शन करते हैं, फिर एक आध मैच तक फिर बैठ जाते हैं। ठीक, उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगी कौन, करिश्मा। तो इनका करिश्मा अभी तक चला नहीं है पिछले मैचेस में, तो ठीक है, तो इस वाले मैच में चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगी कौन, एस कॉनेल। राइट आर्म फास्ट हैं, 0-0-0 से ही इनका चल रहा है कार्यक्रम। अब इस मैच में कुछ अलग करें तो वो बात की बात है, लेकिन करंट की फॉर्म के बेस पर चाहे तो ड्रॉप आउट करके इनको चल सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी, जिसके बेस पर आप एक टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।